अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.7 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.6 की कंटिन्यूशन है जिसमें हमने एलिप्स के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था। सो एलिप्स के रिलेटेड ही ये भी एक्सरसाइज है। अगर हम एसएलओ बेस्ड डॉक्यूमेंट को देखें तो एलिप्स के रिलेटेड हमारे पास 5 डिफरेंट टॉपिक थे, जिसमें से फर्स्ट 2 टॉपिक जिसमें हमने एलिप्स की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं और इसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, एंड अगर लेट्स से हमें फोकस या डायरेक्ट्रिक्स या एसेंट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम उससे एलिप्स की इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये प्रीवियस एक्सरसाइज 7.6 में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखें तो 7.7 एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है वो उसमें हमें जो हेडिंग दी गई है वो एक्चुअली यही है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन फाइंड करना आना चाहिए आपको। सेम यही पैटर्न हमने सर्कल में भी डिस्कस किया था एंड पैराबोला की एक्सरसाइज में भी हमने पहले सर्कल की इक्वेशन ड्राइव की थी एंड देन फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल के रिलेटेड डिस्कशन की थी। देन पैराबोला की जो मेन टॉपिक था उसको डिस्कस किया था एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में डिस्कशन की थी। इसी पैटर्न को एलिप्स के टॉपिक में भी फॉलो किया गया। 7.6 में आपने एलिप्स का टॉपिक डिस्कस किया एंड देन अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के रिलेटेड डिस्कशन है। सो इसमें 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सभी समेटिव डोमेन में से हैं एंड अगर आप समेटिव डोमेन के पोर्शन को देखें तो इसमें से फाइनल एग्जाम में से पूछा जा सकता है। सो ये एक्सरसाइज भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। जी, फर्स्ट टॉपिक को देखें तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना आना चाहिए एलिप्स का और लाइन का, एंड जो कंडीशन बनती है टेंजेंट लाइन के लिए उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कंडीशन क्या है, उसको आपने देखना है। मीन आपको एक लाइन गिवन हो, एक एलिप्स गिवन हो, तो आप ये बता सकें कि लाइन एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं 2 पॉइंट्स पे, या टेंजेंट है या इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जिस तरह से हमने सर्कल के केस में किया था एंड इवन पैराबोला के केस में भी एग्जैक्टली इसी तरह के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल भी इसी तरह से कह सकते हैं हम, अब वो आनी चाहिए और कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे। यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो स्लोप फॉर्म है उसमें इक्वेशन फाइंड करनी आनी चाहिए। इसको भी देख लेते हैं, आसान है ये भी टॉपिक बहुत। एंड देन लास्टली आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की किसी भी गिवन पॉइंट पे इक्वेशन फाइंड करनी आनी चाहिए। ये दोनों टॉपिक तकरीबन एक ही तरह के हैं, हम इन दोनों को डिटेल में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.7 में टोटल 7 क्वेश्चन है और अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये फर्स्ट टॉपिक के रिलेटेड है जिसमें हमें पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करना है। सो यस, क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट को देख लें तो फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ऑफ द लाइन, ओके, लाइन की इक्वेशन गिवन है, एंड एलिप्स आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड, हमें उस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे कट कर रहे हैं उनसे जो कॉर्ड बन रही है उसकी लेंथ भी फाइंड करनी है। तो यस, हमें एलिप्स की इक्वेशन गिवन है एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है। सो लाइन की इक्वेशन एंड एलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो इनका सोल्यूशन आएगा वो एक्चुअली दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बिकॉज सोल्यूशन लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड एलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पे लाई कर रहा होगा, लाइन पे भी पॉइंट एंड एलिप्स पे भी, और वो तभी पॉसिबल है जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। मैं भी ज्योमेट्रिकली भी इस डिस्कशन को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं इन इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे एंड सेकंड जो इक्वेशन है वो भी लिख लेंगे, एंड x स्क्वायर 2y² एंड प्लस 3x एंड माइनस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। सेम यही टॉपिक हमने सर्कल के केस में भी किया और उसमें लाइन होती थी एंड देन सेकंड हमारे पास एलिप्स के बजाय सर्कल होता था। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इसी तरह का टॉपिक डिस्कस किया हुआ है पैराबोला के लिए। यस, उसमें एक लाइन होती थी और एक पैराबोला होता था, बट इसमें हमारे पास ऑब्वियसली एलिप्स के रिलेटेड टॉपिक है, तो एक लाइन है और एक एलिप्स है। एलिप्स कैसे आप गैस कर पा रहे हैं, डायरेक्टली इक्वेशन को भी देख के आप गैस कर सकते हैं।
देख लें यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स हैं, बीच में पॉजिटिव साइन है और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर से डिफरेंट है। पैराबोला के केस में हमारे पास एक स्क्वायर वाली टर्म होती है और एक लीनियर टर्म होती है, और सर्कल के केस में दोनों स्क्वायर वाली टर्म अपीयर हो रही होती है बट दोनों के कोफिशिएंट सेम होते हैं। तो इस केस में कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी एक एक्सिस के अलोंग elongated होगा, मीन ये ओवल टाइप की शेप होगी और ये एलिप्स होगा। सो यस, एलिप्स के केस में अगर एलिप्स एक्स एक्सिस के elongated है या वाई एक्सिस के elongated है, तो लाइन है अगर तो तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। या तो लाइन एलिप्स को इंटरसेक्ट करेगी, सो लाइन इस तरह की सिचुएशन होगी, मीन यहाँ पे देखें तो ये 2 पॉइंट पे लाइन इस एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि लाइन एलिप्स को जस्ट टच कर रही हो, ओके, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, किसी और पॉइंट पे भी एग्जैक्टली इसी तरह की सिचुएशन हो सकती है। सो ये जस्ट एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। एंड थर्ड केस में ये हो सकता है कि ये लाइन और एलिप्स का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो। सो अब ये कैसे हमें आइडिया होगा कि इनमें से कौन सा केस है? वो इवन इस एलिप्स पे भी देखा जा सकता है। तो यस, इस सेकंड एलिप्स के लिए भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड सेकेंडली हमारे पास ये सिचुएशन भी हो सकती है कि जस्ट एक ही पॉइंट पे लाइन जो है वो एलिप्स को टच कर रही हो, ओके। इस केस में ब्लू वाले केस में हम इसे टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ओके, और ये रेड वाले केस में हम इसे सीकेंट लाइन बोलते हैं, ओके। एंड जो ब्लैक है वो ऑब्वियसली वो केस है जिसमें लाइन और एलिप्स का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। सो यस, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं देख लें। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आप लाइन की इक्वेशन को, यस लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, एंड एलिप्स की इक्वेशन को, दोनों को सॉल्व करें तो इनसे जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन ऐसा पॉइंट होता है, अननोन की ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो उस केस में आपके पास अगर दो सोल्यूशन आते हैं तो ये इंटरसेक्टिंग वाला केस होगा। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें और एक रियल सोल्यूशन आता है तो उस केस में ये टेंजेंट वाली कंडीशन हो रही होती है। एंड लेट्स से अगर दोनों को सॉल्व करें, एक भी रियल सोल्यूशन ना आए, तो फिर उस केस में आपके पास ये ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मेन वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर आप लिखना चाहें तो इस केस में नो सोल्यूशन ऑफ 1 एंड 2, ओके। तो आप ये वाली सिचुएशन तब बनेगी जब इन दोनों का सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन मीन कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन का ये मतलब है, ओके। एंड रियल सोल्यूशन नहीं होगा एक्चुअली। एंड यस, ये ओनली वन सोल्यूशन, दोनों को सॉल्व करें तो एक ही सोल्यूशन आ जाए। एंड थर्ड, जब इंटरसेक्ट कर रही होंगी, 2 पॉइंट पे जब टच कर रही हो तो उसके लिए हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल रहे होते हैं, तो 2 रियल सोल्यूशन। तो ये थर्ड वाला केस तब होगा जब आपके पास इन दोनों के 2 रियल सोल्यूशन है। तो ये ज़रूरी नहीं है आप एलिप्स और लाइन के केस में करें, ये किसी भी कर्व के साथ आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई सी भी कर्व है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आपको गिवन है, और अगर आप लाइन को देखें तो अभी यहाँ पे अगर ये इसको 4 डिफरेंट पॉइंट पे कट करिए, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 सोल्यूशन आएंगे इस स्ट्रेट लाइन के, और ये जो कर्व वाली इक्वेशन होगी इसके 4 सोल्यूशन आएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट आप इसी वजह से सर्कल के केस में भी डिस्कस कर रहे थे, पैराबोला के केस में भी डिस्कस कर रहे थे, और अभी हम इसको एलिप्स के केस में भी डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक क्या है देखें, फर्स्ट इक्वेशन में भी वेरिएबल एक्स एंड वाई अपीयर हो रहा है, सेकंड इक्वेशन में भी वेरिएबल एक्स एंड वाई अपीयर हो रहा है। सो एक किसी इक्वेशन में से हम एक अननोन को फाइंड करते हैं और उसे दूसरी में पुट करके उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं। यस, अब इन दोनों इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, तो लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल फाइंड करना आसान है। जैसे कि मैं इसमें से अगर y फाइंड कर लूँ, y को सिंपली उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 + x। जी, अब अगर इस जो कि आपने y की वैल्यू फाइंड किया इन टर्म ऑफ x, अगर इसको 2 में पुट कर लें यहाँ सेकंड इक्वेशन में, तो देख लें आपके पास x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है। तो मैंने यहाँ से उठा के 2 में पुट किया, सो x² एंड 2 एंड देन 1 + x होल स्क्वायर
and then plus 3x and minus 7 into 1 plus x and then minus 11 इक्वल टू 0। सो देख लें, अभी पहले ओरिजिनली दो वेरिएबल थे इस सेकंड इक्वेशन में, बट मैंने y की वैल्यू पुट किया है तो अब y वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अब एक ही वेरिएबल में आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू यहाँ स्क्वायर ओपन कर लेंगे। सो 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x, सिंपल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लिया, एंड 3x एंड माइनस 7 एंड माइनस 7x एंड माइनस 11 इक्वल टू 0। जी अब स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा कर लें। तो यहाँ से ये इसके साथ 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ जब ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसी तरह ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x एंड 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस 2 एंड प्लस 3x एंड माइनस 7 एंड माइनस 7x एंड माइनस 11 इक्वल टू 0। यस अब इन दोनों को देखें तो ये 7x आ जाएगा। यस 7x आप इस 7x के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो ये तीनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे 7 और 11 को ऐड करें तो माइनस का 18 एंड प्लस 2 बीच में ऐड करें तो माइनस का 16 आ जाएगा। सो 3x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 3, एंड जब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस टॉप से अंडर रूट 16 4 के इक्वल आएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, विच इज़ x इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 3। देख लें यहाँ पे ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, ओके, और इनके अगेंस्ट हम y की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। सो यस y की वैल्यूज़ देखें तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। सो मैं यहाँ से y कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो y इक्वल टू 1 एंड x की जगह पे हम प्लस माइनस 4 बाई अंडर रूट 3 पुट कर लेंगे। इसको इवन फर्दर भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 3 एंड प्लस माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। सो अब मैं पॉइंट की फॉर्म में बात करूं तो देख लें, जब आप इधर से पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे x का, सो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा 4 एंड अंडर रूट 3, एंड ओबियसली इस पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग इधर भी y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। सो उस केस में ये आ जाएगा अंडर रूट 3 एंड प्लस 4 अंडर रूट 3। सो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह सेकंड केस में ये नेगेटिव कंसिडर करेंगे x की वैल्यू, एंड इस नेगेटिव के लिए जब यहाँ पे पुट करेंगे तो y की भी नेगेटिव चॉइस ही आएगी, विच इज़ 3 अंडर रूट में एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, यस, और वो पॉइंट्स क्या हैं, वो दो हैं, एक ये है और एक ये है। मेन ये वाली सिचुएशन है जो कि रेड कलर में जी। सो अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है इसी क्वेश्चन में, ये सिचुएशन ये है कि लेट्स से ये एलिप्स है और आपने ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आप लेट्स से पहले वाले को P1 कह लें, ओके, एंड दूसरे को P2 कह लें। ये ज़रूरी नहीं है आपके पास जो टेंजेंट, ज़रूरी नहीं है लाइन की और एलिप्स की ओरिजिनल सिचुएशन यही हो, बट मैंने जस्ट शो करने के लिए यहाँ पे एक को P1 कह लिया और एक को P2 कह लिया। अब वो ये कह रहा है कि कॉर्ड भी फाइंड करें। कॉर्ड क्या होती है? यस, एलिप्स को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। ओके, सो ये इंटरसेक्टिंग कॉर्ड भी फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ क्या है। सो यस, अब दो पॉइंट हमारे पास हैं, इनके बीच में अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। तो हम एग्जैक्टली यही करेंगे। ये सेकंड पार्ट था उसमें जो कि पूछा गया था। सो लेंथ ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, ओके, इस केस में जो इसको आप वो कह सकते हैं कि P1 एंड P2 डिस्टेंस कह सकते हैं। यस, ये डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। सो यस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे देखें तो ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, तो 4 अंडर रूट 3 एंड माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर। यस, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आ जाएगा एंड इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स का भी डिफरेंस आ जाएगा। तो जिसमें आपके पास ये पॉजिटिव वाली टर्म जो सेम टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड नेगेटिव वाली टर्म्स सिंपली ऐड हो जाएंगी। सो 4 अंडर रूट 3 एंड प्लस
4√3 एंड होल स्क्वायर। जी, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो यस, यहाँ से देखें तो ये 2 ऐड हो जाएंगे तो टॉप पे 8 आ जाएगा, तो 8 स्क्वायर 64 एंड बॉटम में जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये ऐड होंगे तो ये अगेन 8 आ जाएगा, तो 8 स्क्वायर 64 एंड बॉटम वाली टर्म में वैसे भी ये 3 आ जाएगा। तो अब फर्दर यहाँ से 64 कॉमन लिया जा सकता है, तो अंडर रूट से बाहर जाके ये 8 बन जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव वाला साइन कंसिडर करेंगे बिकॉज लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एंड यहाँ अंदर क्या बचेगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। सो 64 कॉमन ले लिया एंड 8 एंड अंडर रूट में 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो दिस इज आंसर फॉर द लेंथ ऑफ कार्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the line f of x plus y minus 20 equal to 0, m is not equal to 0, touch the ellipse x square divided by 4 plus y square divided by 5 equal to 1. Also find the point where it touch the ellipse. ओके, तो यहाँ पे एक बुक में क्वेश्चन में मिस्टेक है, इन्होंने एम मिस कर दिया है, बट जो बुक के एंड में आंसर गिवन है उनको अगर देखें तो एम यहाँ पे बनता है। वैसे आप एम को किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। 5m करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, 20m करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, इवन 20+m करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। बट एग्जैक्टली बुक वाले आंसर की बात करें तो वो आप m को अगर y के कोफिशिएंट के साथ प्लेस करेंगे तो तब बुक वाला आंसर आएगा। तो एक्चुअली ये टाइपो है, यहाँ मिस हो गया है टाइपिंग में m टाइप करना, तो m को हम इसी जगह पे लिखेंगे एंड इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। वैसे m कहीं पे भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। सो यस, अब इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या इम्पोर्टेंट है कि हमने एक लाइन को ओके, तो ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसमें एक अननोन है और एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। सो हमने ये चेक करना है कि ये लाइन इस एलिप्स को टच कब करेगी। ओके, तो यस, यहाँ पे वर्ड टच का यूज़ हो रहा है, मीन जस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए ये लाइन, और हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो यस, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, y के डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो ग्रेटर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एलिप्स है ये एक्चुअली इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा। तो ये एलिप्स कुछ इस तरह की शेप होगी, मेन y एक्सिस के एलोंगेटेड होगा। अब हमने m की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट ये जो लाइन है वो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे कट करे। सो यस, इस तरह की सिचुएशन हो। ओके, और दूसरा ये है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, लेट्स से ये p है, तो p क्या होगा ये हमने एक्चुअली फाइंड करना है। अभी m अननोन है, ये किसी भी तरह की लाइन हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, इधर भी, तो हमने एक m सूटेबल ढूंढना है सच डैट ये इस एलिप्स को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। बाय द वे ये एलिप्स इतना अच्छा बना नहीं है, बट आप ट्राई कीजिएगा कि एक बेहतर तरह की शेप बना सकें। सो यस, अब अगेन इंटरसेक्शन वाला टेक्निक ही हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनता है, और उसमें हम सिंगल पॉइंट या सिंगल सॉल्यूशन अचीव करने के लिए जो कंडीशन बनती है उसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सो 5x एंड प्लस my, ओके, बुक में ये m मिसिंग है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बट बुक वाला आंसर सिर्फ इसी केस में मिलेगा जब आप m को y के साथ प्लेस करें। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 एंड इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो दो इक्वेशंस हैं, एक लाइन है और एक एलिप्स है। सो हम अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड करेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली टेक्निक क्या है कि दोनों में से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और उसके लिए हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। सो यस, फर्स्ट इक्वेशन में से इस तरह हमने प्रीवियस इक्वेशन में से एक वेरिएबल फाइंड किया था। अगेन फर्स्ट इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन है,
इसमें से एक वेरिएबल फाइंड करना है। यस, इसमें ये ट्रिक याद रखिएगा, जो जिसकी पावर 1 है, लाइन वाली इक्वेशन में से वेरिएबल फाइंड करना है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। सो यस, फर्स्ट इक्वेशन में से देखें तो एम वाई इक्वल टू 20 माइनस 5x लिख सकते हैं, एंड y इक्वल टू 20 माइनस 5x डिवाइडेड बाई m। सो दिस इज माई y। ओके, अब मैं इसको यूज़ करते हुए सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा और मैं सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लूँगा। अभी इसमें दोनों वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं, बट ये जब पुट करूँगा तो यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी। सो यस, यही करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आप x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों में आपके पास चॉइस है, एंड प्लस यस 20 माइनस 5x एंड होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई m भी है, यस m एंड डिवाइडेड बाई 5 एंड इक्वल टू 1। जी, अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। सो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एंड इधर से मैं स्क्वायर को ओपन कर लूँगा, तो यस 20 का स्क्वायर 400 एंड प्लस 25x स्क्वायर एंड 2 इंटू 5 10 इंटू 20, ये 100 आ जाएगा, तो 100x लीनियर टर्म जो आएगी वो 100x आएगी, एंड डिवाइडेड बाई 5m स्क्वायर एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 1। जी, अब एलसीएम ले लेंगे, या आप देख लें डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटीज़ हैं इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें ताकि डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। सो मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 इंटू 5m स्क्वायर के साथ 20m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो यस, यहाँ से सिंपली मेरे पास 5m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ओके फाइन, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 400 एंड प्लस 25x स्क्वायर एंड माइनस 100x, एंड देन ये 5 इंटू 4 20m स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 5m स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें तो यहाँ पे भी है माइनस 4 इंटू 25 प्लस के साथ इवन 100 आ जाएगा। ओके, और इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 200 बनता है, ये 100 नहीं है, तो 5 इंटू 20 एंड इंटू 2, सो ये एक्चुअली 200 बनेगा। सो 4 जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस का 800x, ओके, एंड 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1600 एंड माइनस ऑब्वियसली इसको भी इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 20m स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हमारे पास x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, ये भी हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। एंड सेकेंडली हमने ये देखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन कहाँ आएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे नोट भी लिख लेता हूँ, द लाइन इज टेंजेंट, जो लाइन हमें गिवन है, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, और वो कब पॉसिबल है देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यस, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये ए का रोल प्ले करेगा, ये एक्स के साथ कोफिशिएंट है, ये बी का रोल प्ले करेगा, और ये दोनों जो हैं वो सी का रोल प्ले करेंगे। सो यस, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या सजेस्ट करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो एक पहले से ही साइन है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सो 800 एंड प्लस माइनस यस बी स्क्वायर मीन 800 स्क्वायर एंड माइनस 4 एंड देन ए विच इज 5m स्क्वायर एंड प्लस 100 एंड देन इनटू 1600 एंड माइनस 20m स्क्वायर, एंड ये सारी टर्म्स अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और ए ऑब्वियसली 5m स्क्वायर एंड प्लस 100 है। सो यस, इससे हमारे पास देख लें तो दो सॉल्यूशन अभी तक आ सकते हैं प्लस माइनस चॉइस के साथ, बट हमें तो जस्ट एक ही सॉल्यूशन चाहिए। एक सॉल्यूशन कब आएगा,
जब ये अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जो है ये ज़ीरो हो जाए, तो तभी ये प्लस माइनस वाली ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। सो हम यही करेंगे फॉर ओनली वन सोल्यूशन। और वन सोल्यूशन क्यों चाहिए? बिकॉज हमें टेंजेंट लाइन चाहिए। टेंजेंट लाइन के लिए ओके हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो क्वांटिटी इनसाइड अंडर रूट दिस इज ज़ीरो। सो 800 स्क्वायर, मैंने इसको खुद ही सिंप्लीफाई नहीं किया, अभी सिंप्लीफाई करते हैं। -4 इंटू 5m स्क्वायर प्लस 100 एंड इंटू 1600 एंड -20m स्क्वायर, दिस थिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये डिस्क्रिमिनेंट है एक्चुअली। यस, सिंगल सोल्यूशन कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़ीरो आ रहा हो। सो यस, ये जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी थी इस सारे को ज़ीरो अज्यूम कर लिया, ताकि ये प्लस माइनस के साथ ये ऑप्शन ख़त्म ही हो जाए। और वो सिंगल सोल्यूशन क्या होगा? यस, अगर वो ज़ीरो हो गया तो वो सिंगल सोल्यूशन ये होगा, सिंपली ये अंडर रूट वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे, 800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5m स्क्वायर प्लस 100 होगा। सो यस, ये डिस्क्रिमिनेंट लिख लें। अब इसमें से देखते हैं कि हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं। सो 800 है, सो मैं इसको अभी इसी तरह से लिख लेता हूँ, या इवन 2 इंटू 400 भी लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर ओके -5। यहाँ देखें तो 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले सकता हूँ। सो m स्क्वायर एंड प्लस 5 जब कॉमन जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। एंड इसमें से देखें तो 20 कॉमन लिया जा सकता है, तो 20 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 80 आ जाएगा एंड -m स्क्वायर आ जाएगा। ओके फाइन, और दिस थिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने एज्यूम की हुई है जी। अब इसमें देखें तो 4 इंटू 5 ऑब्वियसली 20 आ जाएगा, और 20 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 बन जाएगा। तो 400 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा, 4 इंटू 400, 2 स्क्वायर 4, और एक 400 कॉमन चला गया, तो 4 इंटू 400। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे 1600 लिखता हूँ। ओके, ये भी कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, और बाकी आपके पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया, विच इज़ m स्क्वायर प्लस 20 एंड देन 80 माइनस m स्क्वायर। ये दो फैक्टर्स आ गए, इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है जी। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यस, दिस थिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये इम्प्लाइज डाल सकते हैं, और यहाँ पे ये इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। सो 400 एंड इधर 1600 में लिख सकता हूँ, एंड माइनस अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज m की वैल्यू हमें चाहिए। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं m जो अननोन है उसको फाइंड कर सकूँ। सो यस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 80m स्क्वायर, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का m4, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस का 1600, बिकॉज यहाँ बाहर माइनस है, 20 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड माइनस का माइनस माइनस प्लस, एंड ये फिर से यस 20m स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। यस, अब 400 तो ज़ीरो नहीं हो सकता, और इवन यहाँ से देखें तो ये 1600 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 400 भी ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट साइड पे हमने ज़ीरो एज्यूम किया हुआ है, तो इसका मतलब है क्वांटिटी इनसाइड दिस ब्रैकेट इज ज़ीरो। और वो क्या बनती है? यस, एक साइन इसमें पॉजिटिव आएगा, यस माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा। तो यस, अब इसमें से देखें तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 60m स्क्वायर, और ये सिंपली m4 बच गया। सो m4 इक्वल टू ज़ीरो। सो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? m स्क्वायर कॉमन ले लें, सो m स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू ज़ीरो। गिवन ये है कि m नॉन ज़ीरो है, देख लें ये स्टेटमेंट में गिवन है m शुड बी नॉन ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ? m स्क्वायर 60 है, और यहाँ से आप एज्यूम कर सकते हैं m स्क्वायर इक्वल टू 60। सो m की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। सो यस, m स्क्वायर 60 है, सो m प्लस माइनस अंडर रूट 30 आ जाएगा। सो यस, दीज टू वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ m सच दैट द गिवन लाइन, जो कि यहाँ पे हमने एज्यूम की हुई है, ये टेंजेंट होगी। ओके, सो आपके पास जो टेंजेंट लाइन आएगी उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो ये एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, एक पॉजिटिव साइन के साथ, एक नेगेटिव साइन के साथ। आपके माइंड में आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक ये लाइन भी हो सकती है और एक इस तरह की लाइन भी हो सकती है। ऐसे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक
स्लोप पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, और इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। यहाँ पे मैं ग्राफ में नहीं शो कर पा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, बट ये इसी तरह की कोई सिचुएशन होगी। ओके, सो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी, 800 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5m² प्लस 100। सो यस, x इक्वल टू 800 divided by 2 and 5m² and plus 100. Okay, so x equal to 400 and 5 कॉमन ले लें तो m² and plus 20. तो 5 भी अब बैलेंस किया जा सकता है, सो 80 and divided by m² and plus 20. यस, m² की वैल्यू देख लें तो वो हमने 60 कैलकुलेट की हुई है। तो यस, x इक्वल टू, मैं इसकी जगह पे 60 पुट करूं तो 60 प्लस 20 एंड x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो x मेरे पास इस वक्त 1 आएगा। तो एक पॉइंट ये आ गया, और ऑब्वियसली अब इसके अगेंस्ट मैं दूसरा पॉइंट y की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। अब y की वैल्यू कहाँ से हमें मिलेगी, आप यहाँ पे सिंपली पुट कर लें। सो y इस केस में क्या आएगा, 20 माइनस x की वैल्यू 1 आई है, सो 5 एंड डिवाइडेड बाय m। सो m की वैल्यूज आपके पास 2 आएंगी, प्लस माइनस √60। सो यस, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड टॉप पे 15 एंड प्लस माइनस के साथ √60। तो यस, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। सो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बट इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। सो देख लें, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द एलिप्स। सो एलिप्स की इक्वेशन भी गिवन है, देख लें, और इसमें ये मेंशन है कि इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो एक्चुअली 1 है। सो यस, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमारे पास एक्चुअली 2 फॉर्म्स हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। मैं दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसमें सूटेबल क्या होगा। सो एक फॉर्म तो ये है कि आपके पास एक पॉइंट गिवन हो, जैसे x1 एंड y1 उसके कोऑर्डिनेट हैं, और अगर लाइन का स्लोप गिवन हो तो आप उससे इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जी, अब टेंजेंट लाइन की बात हो रही है तो ओके, स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव फार्मूला से। सो अगर लेट्स से इस पॉइंट पे आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे मस्ट, बिकॉज अदरवाइज मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूँगा। सो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली एक्स एंड वाई की फॉर्म में आपके पास एक फार्मूला मिल जाएगा, और आपको पॉइंट गिवन नहीं है। सेकंड जो लाइन की इक्वेशन है, जो कि हम एज्यूम कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स एंड प्लस सी। सो यस, ये इक्वेशन ऐसी है कि इसमें देख ले, स्लोप के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, सो हम m को 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, c एक अननोन रह जाएगा, और मैं इस इक्वेशन को टेंजेंट इक्वेशन वाली कंडीशन को यूज़ करते हुए मैं c की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। तो बिकॉज टेंजेंट इक्वेशन वाली कंडीशन यूज़ की है तो वो ऑब्वियसली टेंजेंट भी होगी और हमारे स्लोप वाली बात को भी सेटिस्फाई कर रही होगी, और इस केस में अगर पॉइंट नहीं भी गिवन तो तब भी हमारे लिए इनफ होगा। सो हम यही लिखेंगे, सपोज द टेंजेंट इक्वेशन हैज़ द फॉर्म, ओके, y इक्वल टू यस एम एक्स एंड प्लस सी। अब आप लिखेंगे गिवन दैट स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू 1। तो उस केस में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस सी, वेयर c क्या है, c अननोन है टू डिटरमिन, जो हमने फाइंड करना है। और अब ये कैसे फाइंड करेंगे, हम इस इक्वेशन को टेंजेंट कंसिडर करेंगे जैसे प्रीवियस केस में कंसिडर किया है। सो हमने क्या कहा था कि ये इक्वेशन उसके टेंजेंट है, तो अगर इस एलिप्स के टेंजेंट है तो ऑब्वियसली इस
लाइन को उस एलिप्स को टच करना चाहिए किसी एक पॉइंट पे, और टच करने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लूँगा, विच इज़ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मैं इसे 2 कह दूंगा। ओके, सो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं। सो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों अननोन्स के लिए सॉल्व कर लूँगा। सो यहाँ से y की वैल्यू सिंपली इधर भी पुट कर लें और इधर भी पुट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 एंड देन x प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 5 एंड देन x प्लस c एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यस, मैं अब इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2cx एंड माइनस 3x एंड देन प्लस 5x एंड प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। सो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगा। सो यहाँ से बन जाएगा 3x स्क्वायर, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 2c स्क्वायर, 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा सो 4cx एंड माइनस 3x एंड प्लस 5x एंड प्लस 5c एंड देन माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो एक ही है, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया है। एक्स वाली टर्म्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, सो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ से ये इन दोनों टर्म्स से 2x आ जाएगा जब ऐड करेंगे। सो यहाँ से हमें 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म में देख लें, एंड अगर लीनियर टर्म को देखें तो हमारे पास x वाली दो टर्म्स हैं 4cx एंड प्लस 2x। सो इन दोनों में से x अगर कॉमन ले लें सो 4c एंड प्लस 2, इसके साथ x आ जाएगा। एंड कांस्टेंट टर्म्स को देखें तो ये भी कांस्टेंट है और दो टर्म यहाँ पे है, सो 2c स्क्वायर एंड प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट हो तो उस केस में हमारी जो स्ट्रेट लाइन है जो हमने एज्यूम की है वो एलिप्स को सिंगल एक ही पॉइंट पे टच करेगी और आप कहेंगे कि ये एक्चुअली इसके टेंजेंट है। सो एक रूट कब मिलेगा? जब हमें इसका जो डिस्क्रिमिनेट है वो 0 मिले। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि इसको फार्मूला लिख के, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के अंडर रूट वाली टर्म को आप 0 एज्यूम कर लें, या सिंपली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट विच इज़ एक्चुअली बी स्क्वायर, और बी आपके पास 4c प्लस 2 है तो इसका स्क्वायर माइनस 4 एंड देन ए की वैल्यू 3 है तो 4 इंटू 3 एंड c आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है तो 2c स्क्वायर एंड प्लस 5c माइनस 3, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। जी, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको c के लिए सॉल्व करना है। जब हमें पास c की वैल्यू आ जाएगी तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी मिल जाएंगे। तो स्क्वायर को ओपन कर लें, सो 16c स्क्वायर एंड प्लस 4 एंड देन प्लस साइन के साथ 2 to 4 एंड 4 4 are 16c एंड माइनस यस ये 12 आ जाएगा। 12 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 24c स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसी तरह 12 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस का 60c एंड 12 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस का 36 इक्वल टू 0। सो यस, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस 8c स्क्वायर। सो जब आप c वाली टर्म्स को एड अप करेंगे सो यहाँ से माइनस 44c आ जाएगा, एंड जब आप इन कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करेंगे सो यहाँ से प्लस का 40 आ जाएगा। सो यस, अब यहाँ से लिख सकते हैं प्लस 40 इक्वल टू 0। 4 को कॉमन लिया जा सकता है, नेगेटिव 4 को कॉमन ले सकते हैं सो 2c स्क्वायर एंड प्लस 11c और यहाँ से नेगेटिव 10 इक्वल टू 0 आ जाए। तो c के लिए सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। सो c इक्वल टू माइनस 11 एंड प्लस माइनस 11 स्क्वायर 121 एंड माइनस 4 ac होता है सो 4 इंटू 2 8 एंड c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे नेगेटिव 10 है सो ये नेगेटिव का 80 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सो यस, अब इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो माइनस 11 प्लस माइनस इसको जब इधर ऐड करेंगे सो ये 201 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4।
यस, सो सी की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। सो इस केस में आपके पास देख लें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस साइन के साथ भी नेगेटिव साइन के साथ भी। तो आपके पास दो टेंजेंट लाइन आएंगी। सो द टेंजेंट लाइंस आर ओके। तो टेंजेंट लाइंस को हमने किस तरह से एज्यूम किया था, y इक्वल टू यस एक्स एंड प्लस सी एज्यूम किया था। यस सी की यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, सो प्लस साइन के साथ एक एज्यूम कर लेंगे 201 डिवाइडेड बाई 4, एंड देन एक जो है वो नेगेटिव साइन वाले भी एज्यूम कर लेंगे y इक्वल टू यस एक्स एंड प्लस बीच में नेगेटिव साइन माइनस अंडर रूट 201 डिवाइडेड बाई 4। सो यस दीज आर दी टू रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लें। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स which are perpendicular to the line y plus 2x equal to 4। सो ये दो टेंजेंट्स हो सकते हैं ओके इस एलिप्स पे, जो कि परपेंडिकुलर होंगे इस लाइन के। तो अगेन हम सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, हम एलिप्स की इक्वेशन लिख लेंगे। सो एलिप्स की इक्वेशन है 3x² एंड प्लस 4y² इक्वल टू 12। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। अब टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ऐसा टेंजेंट फाइंड करना है जो इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर हो। सो हम उस टेंजेंट की जनरल इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, जिस तरह प्रीवियस केस में किया है। प्रीवियस केस में और इस केस में जस्ट डिफरेंस ये है कि प्रीवियस केस में हमें स्लोप की वैल्यू गिवन थी m इक्वल टू 1, बट इस केस में आपको स्लोप की वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है कि वो टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सो बड़ी इजीली हम इस इक्वेशन से जो हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जी कैसे? सबसे पहले आप इस गिवन लाइन का स्लोप फाइंड कर लें। जी y प्लस 2x इक्वल टू 4 है, सो हम लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। अब इसे आप कंपेयर कर लें अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो ओबियसली इस वक्त इस लाइन का स्लोप -2 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो हमें स्लोप मिला है गिवन लाइन का वो -2 है। सो यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ होगा जो कि हमें ये सजेस्ट करता है कि अगर लेट्स से दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और अगर आपको उन दोनों के स्लोप्स नाउन हैं, सो आप इससे एक रिजल्ट लिख सकते हैं। लेट्स से इसका स्लोप m1 है एंड सेकंड वाली का स्लोप m2 है। सो आप दोनों के स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई करें ओके, सो m1 इंटू m2 करें तो ये आंसर -1 के इक्वल आता है हमेशा। सो इसी तरह से मैं इस स्लोप को जो गिवन लाइन थी इसके स्लोप को m1 कह सकता हूँ, और जो टेंजेंट है ओबियसली फिर उसका स्लोप यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वो और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। सो मैं इस तरह से लिखूँगा द गिवन लाइन हैज़ द गिवन लाइन, ये इसकी बात हो रही है, has slope equal to -2 and it is given that tangent is perpendicular to this line। so इसका मतलब ये हुआ कि slope of tangent ये होगा -1 डिवाइडेड बाय -2, तभी दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। मैंने दोनों के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रखा है और इसको इस तरफ डिवाइड कर लिया। सो ये 1/2 वैल्यू आ जाएगी। सो अब आप इससे टेंजेंट लाइन जो है वो सपोज कर सकते हैं 1/2 एक्स एंड प्लस सी। सो हमारा एक ही टारगेट रह गया है कि मैं इसे टेंजेंट कंसिडर करते हुए इस सी की वैल्यू फाइंड करूं। तो यस, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। सो वाई की वैल्यू जस्ट उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो 1/2 एक्स एंड प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे इवन 4 आएगा, इज इक्वल टू 12। तो यस, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 3x² एंड 4 इंटू यस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1/4x², सेकेंड टर्म का स्क्वायर c² एंड 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/2x एंड इंटू सेकेंड टर्म जो कि c है इस केस में, इक्वल टू 12। यस, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो 3x², 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x², और दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4c², इधर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 4xc
एंड 12 को भी इस तरफ शिफ्ट कर लें तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो यस, यहाँ पे ये स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। सो 4x स्क्वायर, और इस लीनियर टर्म को भी पहले लिख लेते हैं, सो 4cx, एंड कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेते हैं जो कि इस वक्त है 4c स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 के। जी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे एंड इक्वेशन टेंजेंट उस वक्त होगी जब इसका एक ही रूट आए, जैसे प्रीवियस केस में क्या था। इवन आप डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट को भी 0 पुट करके कर सकते हैं। सो यस, मैं इस तरह से लिख लूँगा, द गिवन लाइन इज टेंजेंट इफ डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्क्रिमिनेट के लिए डेल्टा नोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। सो डिस्क्रिमिनेट क्या बनता है इस केस में, बी स्क्वायर मीन 4c स्क्वायर and minus 4 and a4 and c is 4c square minus 12 equal to 0। जी, अब इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देख लें, 4 स्क्वायर दोनों में है, सो 4 स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर एंड माइनस 4c स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 12 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0। जी, अब इसमें से इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, सो ये 3c स्क्वायर इक्वल टू 12, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड c इज प्लस माइनस 2। तो यस, इस बेस पे आप टेंजेंट की इक्वेशन को अब एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर c की वैल्यू पुट कर लूँ, सो हमारा जो रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा वो y इक्वल टू 1/2x एंड प्लस माइनस 2। तो दो ऑप्शंस होंगी, दो हमारे पास टेंजेंट होंगे, एक प्लस साइन के साथ एंड एक माइनस साइन के साथ, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। ओके, और एलिप्स हमें गिवन है ऑफ एट अ पॉइंट 3 2। ओके, सो अब हमें पॉइंट गिवन है, हमें स्लोप और इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें पॉइंट गिवन है और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करने हैं। एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन हमने एलिप्स और सर्कल के केस में भी किए थे। सो यस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मेथड एक ही रहेगा। हमें सबसे पहले टेंजेंट इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना है एंड इसी तरह नॉर्मल इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना है, एंड देन उन जो जनरल फार्मूलाज आएंगे उसमें ये स्पेसिफिक पॉइंट पुट कर लेंगे, एंड जब हमारे पास स्लोप भी आ जाएगा और ये पॉइंट भी होगा तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन फाइंड कर लेंगे। यस, अब अगर इस तरह का कोई एलिप्स देख लें तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं। लेट्स से इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर लें तो ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को जैसे टच कर रही हो, एंड यस, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी। अगर इसी के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रा कर लें एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे ही, यहाँ पे हमें ये पॉइंट गिवन है, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट 3 2 ही है फॉर एग्जांपल, ये स्पेसिफिक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। सो हम इस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर सकते हैं। नॉर्मल लाइन एक्चुअली इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को बोलेंगे। सो यस, ये रेड कलर की टेंजेंट लाइन है और ये जो ब्लू है ये नॉर्मल लाइन है। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, यस, सर्कल के केस में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था कि ये नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर से पास करती थी, बट एलिप्स के केस में ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल लाइन सेंटर से पास करेगी। देख लें, सेंटर इधर कहीं होगा, नॉर्मल लाइन इधर भी हो सकती है। इसी तरह यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करें तो नॉर्मल लाइन कहीं इस तरह से भी पास कर सकती है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप टेंजेंट लाइन के स्लोप को लेट्स से m1 बोल दें एंड नॉर्मल लाइन के स्लोप को m2 बोल दें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा -1 के इक्वल आएगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर लाइंस है। अब पॉइंट ये है कि हम टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज ये स्लोप अगर मुझे पता हो तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन बड़ी इजीली फाइंड कर सकता हूँ। सो जिस तरह से पैराबोला के केस में एंड सर्कल के केस में किया था, हम स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सिंपल डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख लेंगे विच इज़ 2x स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x एंड देन माइनस 10y एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। जी, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ पे सिंपली 4x आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी पावर रूल लग जाएगा, तो ये 6y एंड dy बाई dx आ जाएगा,
and -5 and then -10 dy by dx and this thing is equal to 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, सो यहाँ से हम 0 लिख लेंगे. अब इन दोनों टर्म में से हम dy by dx कॉमन ले सकते हैं. तो इससे ये होगा कि ये 6y आ जाएगा एंड -10. सो यहाँ से 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें एंड -4x आ जाएगा. एंड dy by dx अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से आप 5 - 4x एंड डिवाइडेड बाई 6y - 10. जी, हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है और ये डेरिवेटिव एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. और इस वक्त ये स्लोप किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. देख लें, ये फार्मूला जनरल x और y की फॉर्म में. सो किसी भी पॉइंट के x और y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट पुट करें तो आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल जाएगा. ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टेंजेंट लाइन होगी. जैसे यहाँ पे देखें तो टेंजेंट लाइन इस तरह से होगी, इसका स्लोप डिफरेंट होगा. यहाँ पे देखें तो टेंजेंट लाइन इस तरह से होगी, इसका स्लोप कुछ और होना चाहिए. सो इस स्पेसिफिक पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो पुट करेंगे तो आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप मिल जाएगा. हमें इस वक्त कहा जा रहा है कि टेंजेंट लाइन फाइंड करें 3 and 2 पे. सो हम इसमें सिंपली dy by dx में 3 and 2 पुट कर लेंगे. तो एट 3 and 2, तो x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे एंड y की जगह पे हम 2 पुट कर लेंगे. सो 6 × 2 - 10 एंड देन यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ सो 5 and -12, तो -7 एंड देन 6 to 12 एंड यहाँ से एंड 10 माइनस करें तो आपके पास 2 आ जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली अ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट स्पेसिफिक पॉइंट विच इज 3, 2. अब इसी तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड कर सकते हैं. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन बड़ी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है. इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लें एंड रेसिप्रोकल ले लें. सो नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा. और ऐसा क्यों कर रहे हैं देख लें. यहाँ पे अगर लेट्स से आपने नॉर्मल लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, सेम 2 के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो वो एक्चुअली 1/m1 है. मीन रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है एंड बीच में नेगेटिव साइन भी साथ आपने मल्टीप्लाई किया है. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है. अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन फाइंड कर सकते हैं. Yes, y minus y coordinate of the point, which is 2. Yes, this thing is equal to slope and slope of tangent line -7/2 है and x minus यहाँ से x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे. इसको सिंप्लीफाई कर लें. सो 2y - 4 and this thing is equal to -7x and प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये 21 आ जाएगा. इसको रीअरेंज करके भी लिखा जा सकता है. 7x को इस तरफ शिफ्ट कर लें, 2y एंड 21 को भी इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये 25 = 0 आ जाए. तो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. तो हमने टेंजेंट लाइन का स्लोप पुट किया और स्पेसिफिक पॉइंट पुट किया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड की जा सकती है जिसमें हम क्या करेंगे y - 2, बट अब स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन पुट करेंगे विच इज़ 2/7 एंड x - 3. सो अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. सो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7y - 14 = 2x - 6. सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो 7y को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे. सो 2x - 7y, 14 को भी इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे. सो प्लस का 8 = 0. तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी जो कि हमें कैलकुलेट करने थे. अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. यस, यहाँ पे भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है. एलिप्स की इक्वेशन गिवन है बट इस वक्त हमें पॉइंट गिवन नहीं है बट उसका ऑर्डिनेट गिवन है. ऑर्डिनेट इज 1/3. अगर लेट्स से आपके पास पॉइंट 2, 3 हो, सो इसमें हम x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. सो ये एक्चुअली पॉइंट का y कोऑर्डिनेट गिवन है 1/3. सो हमें पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो 1/3 वैल्यू है इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे एलिप्स की इक्वेशन में. सो यस, 15x² + 6 एंड देन 1/3 y² था तो उसकी जगह पे हमने 1/3 पुट कर लिया और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 5 था तो यहाँ पे ये पुट कर लेंगे. इसी तरह से आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें
तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। और इसमें देखें तो 3 कॉमन है, सो सभी में से 3 कॉमन लिया जा सकता है। अब 3 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये फैक्टर 0 होगा, या आप ये कह लेंगे 3 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे तो इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करें तो x की 2 चॉइसेस आ जाएंगी। एक अगर आप पॉजिटिव साइन कंसिडर करें तो 1/3 एंड नेगेटिव साइन वाले केस में आपके पास x की जो सेकंड चॉइस है 1/5 मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिप्स पे 2 ऐसे पॉइंट होंगे के लिए ऑर्डिनेट 1/3 होगा। लॉजिकली ऐसे ही होना चाहिए। अगर लेट से एलिप्स इस तरह का है तो आपको ऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, मीन हाइट गिवन है, तो 2 पॉइंट होने चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे और इसी तरह से एक राइट साइड पे। सो यस, ये 2 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। एक को P1 कह देंगे और एक को P2 कह लेंगे। और वो पॉइंट क्या होंगे? यस, यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं इसको ऑर्डिनेट 1/3 के साथ कंसिडर करके ये P1 आ गया, और ये जो सेकंड x की चॉइस आई है इसको 1/3 के साथ कंसिडर करके आप सेकंड पॉइंट लिख लें। अब इन दोनों पॉइंट्स पे आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो आपको टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो उसके लिए अगेन एलिप्स की इक्वेशन ही कंसिडर करेंगे, उसे डिफरेंशिएट कर लेंगे बिकॉज डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन प्रोवाइड करता है। सो यस, यहाँ पे 15x² है, सो उसकी जगह पे 30x आ जाएगा। 6y² है तो हम ये लिख लेंगे, एंड -8x की जगह पे डेरिवेटिव -8 आ जाएगा। 5y का डेरिवेटिव 5dy आ जाएगा, एंड देन फिर आप इन दोनों टर्म में से dy कॉमन ले लेंगे एंड विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। dy/dx यहाँ से कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें इसे इधर राइट साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा। यस, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन में आप फर्स्ट अगर पॉइंट पुट करें तो आप इसे m1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैं इसे m1t कह सकता हूँ, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर पॉइंट 1। सो यस, ये सिंप्लीफिकेशन करें तो इस केस में आपके पास ये जो आपके पास जनरल स्लोप की इक्वेशन थी इसमें x की वैल्यू 1/3 एंड y की वैल्यू 1/3 पुट करें तो आपके पास स्लोप 2 आ जाता है। अब टेंजेंट लाइन का स्लोप 2 आया है, नॉर्मल लाइन डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, सो इसका स्लोप नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल आ जाएगा, सो -1/2 बनेगा। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट P1 कैलकुलेट कर सकते हैं। So y minus y coordinate of P1 and then slope and into x minus x coordinate of P1। ओके, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इधर जस्ट आप एलसीएम वगैरह लें और रीअरेंज करें तो ये फर्स्ट पॉइंट पे आपको टेंजेंट इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, तो अब आप नॉर्मल लाइन का स्लोप पुट करेंगे एंड y माइनस y1 और नॉर्मल लाइन का स्लोप एंड x माइनस x1। सो इसको भी आप फ्यू स्टेप्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो आपके पास ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सो जिस तरह से आपने पॉइंट 1 पे ये कैलकुलेशन की है, अब पॉइंट 2 पुट कर लेंगे, ये सेकंड पॉइंट। तो अगेन जो टेंजेंट लाइन का जनरल फार्मूला था इन टर्म ऑफ x एंड y, इसमें आप x की वैल्यू एंड y की वैल्यू सेकंड पॉइंट वाले पुट करेंगे, तो इससे आपको टेंजेंट लाइन का जो स्लोप मिलेगा -2 मिल जाएगा। सो आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, सो -2 एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ये y1 आ जाएगा। इस केस में देख लें 1/3 ही है और x1 इस वक्त 1/5 है। ये वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सेकंड पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब सेकंड पॉइंट पे जिसे P2 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर आपने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसका स्लोप चाहिए होगा। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप देख लें तो वो -2 था, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप इसके नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा। यस, यहाँ पे यही पुट कर देंगे, बाकी उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी मिल जाएगी सेकंड पॉइंट पे। सो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये लेंथी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके जी, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ये एक थ्योरम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बट अगर एलिप्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को यहाँ हमने प्रूव करना है। मैं अभी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हूँ, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, और फिर देखते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। जो आपको एसएलओ बेस्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया उसमें जस्ट क्वेश्चन है एक्चुअली
एक थ्योरम टाइप की स्टेटमेंट्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि वो भी प्रूव करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी किए हैं, जिनमें कुछ थ्योरम्स हैं, उनको प्रूव करना है, उनके आने के चांसेस बहुत कम हैं, बट आप इनको एक बार मस्ट देख लें। तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द एलिप्स makes equal angle with line joining the point with foci. Okay, इस important property को reflecting property of ellipse भी बोलते हैं। मैंने ellipse के इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें, कि ellipse एक इम्पॉर्टेंट शेप है कि अगर आप लेट से एक एलिप्टिकल मिरर टाइप की अगर सपोज आप एक बाल बनाएं, यस अगर आप एक एलिप्टिक रूम बनाएं सपोज, ओके, और अगर आप इसके एक फोकस में से अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं सपोज किसी भी डायरेक्शन में, या लेट से अगर आप इस फोकस पे एक स्पीकर प्लेस करते हैं और उसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं, तो ये सारी की सारी साउंड वेव्स या यहाँ से जो आपने बॉल थ्रो की है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगी, एंड देन बॉल को हिट करने के बाद ये वापस दूसरे फोकस पे सारी की सारी वेव्स कलेक्ट होंगी। तो अगर लेट से आपने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यस अगर बॉल थ्रो किए तो ये यहाँ पे बाउंस करेगी, हिट करेगी बॉल को, और ये दूसरे फोकस पे आके एग्जैक्टली कलेक्ट हो रही होगी। इसी तरह से किसी और डायरेक्शन में भी लेट से आपने बॉल थ्रो किए, ओके, सो ये बॉल को इधर हिट करेगी और इसने भी यहाँ पे बाउंस होना है। और किसी भी डायरेक्शन में सपोज आप एक थर्ड बॉल थ्रो किया आपने और वो इधर बॉल के साथ हिट होगी और ये यहाँ पे आके इसने कलेक्ट होना है। और इवन आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो जितनी भी बॉल्स हैं इन्होंने डिस्टेंस भी इक्वल ट्रैवल करना है, बिकॉज यही हमने एलिप्स की डेफिनेशन की है। तो ये जो रेड कलर का डिस्टेंस होगा और ये जो ब्लैक कलर का डिस्टेंस होगा और ये जो ब्लू कलर का डिस्टेंस होगा ये एग्जैक्टली सेम होगा। तो यस इस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स बोलते हैं। तो यस इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक एलिप्स कंसिडर कर लेंगे जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और हम इसके लिए ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। ओके, सो अब इसका प्रूव करने के लिए हम इस सारी स्टेटमेंट को जो भी हमने सिचुएशन कंसिडर की है इसको यहाँ पे लिख लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस करते हैं। सो हम ये लिखेंगे कि एक हम एलिप्स कंसिडर कर रहे हैं जिसका मेजर एक्सिस एक्चुअली एक्स एक्सिस पे है और इस एलिप्स का सेंटर एक्चुअली ओरिजिन पे है। तो हम लिखेंगे कंसिडर एन एलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड इट्स मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर, अगर लेट्स से ये स्पेशल एलिप्स कंसिडर करें तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज ये सेंटर पे है और अगर इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो डेफिनेटली ए बी से ग्रेटर होना चाहिए। तो फोकाई क्या होंगे वो लिख लेते हैं। फर्दर कंसिडर F1 के उसके कोऑर्डिनेट को आप C0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड F2 जिसके कोऑर्डिनेट को आप -C0 कह सकते हैं, और दी फोकाई ऑफ द एलिप्स। नेक्स्ट अब ये करना है कि आपने इस एलिप्स पे एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लेना है जिसे हम x1 y1 लिख रहे हैं। कंसिडर अ जनरल पॉइंट P उसको कह रहे हैं हम, जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है ऑन द एलिप्स एंड ड्रॉ अ टेंजेंट एट P1। ओके, तो हमने एक पॉइंट लिया और इस पे टेंजेंट ड्रा कर लिया, इसको लेट से मैं ब्लू कलर में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया। सो दिस इज एक्चुअली टेंजेंट एट पी। सो अब नेक्स्ट हमने प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि आप इस जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया हुआ है इस पॉइंट को अगर आप फोकस से ज्वाइन कर लें तो ये टेंजेंट के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। यस यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इन अदर वर्ड अगर आप इस एंगल की बात करें अल्फ़ा की और इस एंगल की बात करें बीटा की, तो आपने प्रूव करना है कि अल्फ़ा एंड बीटा
ये दोनों इक्वल हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं इन एंगल्स को, थीटा 1 थीटा 2 भी कह सकते हैं। ओके, सो अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये है, प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द एलिप्स, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात हो रही है, मेक्स इक्वल एंगल, ये इक्वल एंगल बनाएगा विद द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट। ओके, ये जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं इसको अगर आप फोकाइस के साथ मिला लें तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये इक्वल होंगे। लेट्स से अगर आप इसको थीटा 1 कह दें और इसे थीटा 2 कह लें तो ये थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों इक्वल एंगल होंगे। ये रिजल्ट हमने यहाँ से प्रूव करना है। अगर ये इक्वल एंगल हो तो तभी ही यहाँ से निकलने वाली जो रे है वो एक्चुअली दूसरे फोकस पे मीट कर रही होगी। और ये सिर्फ इस पर्टिकुलर टेंजेंट के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, बट आप किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करें तो सभी टेंजेंट्स इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो यस, थीटा 1 एंड थीटा 2 को हमने फाइंड करना है और देखेंगे कि ये थीटा 1 एंड थीटा 2 जो है वो एग्जैक्टली इक्वल एंगल बनते हैं। यस, ये थीटास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम हमारे पास बहुत सिंपल एक रिजल्ट है कि लेट से अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट हो एक दूसरा लाइन सेगमेंट हो, इसके बीच में आप अगर थीटा कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप किसी भी तरह से इन दोनों के स्लोप्स कैलकुलेट कर लें। अगर आपको स्लोप्स पता हो तो आप टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, जो लार्जर वैल्यू है स्लोप की उसमें से आप स्मॉलर वैल्यू माइनस कर लें एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड m2 कर लें। तो एग्जैक्टली यही अप्रोच यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पी एफ टू का भी स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, पी एफ वन का भी स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे एंड टेंजेंट लाइन का स्लोप भी कैलकुलेट कर लेंगे। टेंजेंट लाइन के स्लोप को लेट से मैं m के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, और ये जो f1 और p का स्लोप है इसे मैं m1 के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। 1 एग्जैक्टली सेम वही इंडेक्स है जो यहाँ पे है, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। एंड f2 p का जो स्लोप है इसको आप m2 के साथ रिप्रेजेंट कर लें। तो आपको अगर थीटा 1 कैलकुलेट करना है तो आप स्लोप m एंड m2 को यूज़ कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें इसे थीटा 2 कहना चाहिए और इसे थीटा 1 कहना चाहिए ताकि ये सभी क्वांटिटीज़ 1 1 हों और ये दूसरी क्वांटिटीज़ 2 2 हों। सो अगर आपने थीटा 2 कैलकुलेट करना है m और m2 को यूज़ कर लेंगे एंड थीटा 1 कैलकुलेट करना है तो m एंड m1 को यूज़ कर लेंगे। अब आप देखें तो m2 स्लोप तो बड़ी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है बिकॉज आपके पास f2 के भी कोऑर्डिनेट हैं और p के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह m1 भी बड़ा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। आप सिंपली दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप y वैल्यूज़ को डिफरेंस ले लेंगे एंड उसे डिवाइड कर लेंगे x वैल्यू के डिफरेंस के साथ। सो यस, टेंजेंट लाइन का भी स्लोप कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम m1 एंड m2 कैलकुलेट कर लेते हैं एंड फिर m स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एंड फिर उन्हें यूज़ करते हुए हम एंगल फाइंड कर लेंगे। तो व्हाट इज़ m1? m1 इज़ एक्चुअली स्लोप ऑफ pf1। ओके, सो pf1 का स्लोप कैलकुलेट करना है तो y वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेंगे। तो y1 माइनस 0 एंड इसी तरह x वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेंगे, सो x1 माइनस c। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो y1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस सी। इसी तरह से अगर आपने m2 स्लोप फाइंड करना है विच इज़ स्लोप ऑफ pf2, उसमें आप क्या करेंगे, सिंपल यही फार्मूला लगा लेंगे। सो आप y वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेंगे एंड इसी तरह से x वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेंगे। सो y1 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय x1 माइनस माइनस सी। तो यस, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो y1 डिवाइडेड बाय x1 एंड प्लस सी। सो ये दो स्लोप्स तो हमें मिल गए। सो अब मैं क्या करूँगा कि ये टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड कर लूँगा जिसे m के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ। सो यस, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जिसको मैंने m के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है ये मुझे रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ आपने ए स्क्वायर कंसिडर किया हुआ है, वाई स्क्वायर के साथ आपने बी स्क्वायर कंसिडर किया हुआ है। ये कांस्टेंट हैं, दोनों डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ वन राइट साइड पे लिख लेंगे। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपली इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लिया। जी, अब इसमें से आप लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर
एंड इधर पावर रूल लगाएंगे, सो 2x एंड देन y स्क्वायर पे भी आप डेरिवेटिव लेंगे, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y एंड dy बाई dx एंड 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इधर से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, तो dy बाई dx, यस सर, यहाँ से देखें तो 2 कॉमन लेके आप इवन दूसरी तरफ ले जाके कैंसिल भी कर सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये टर्म उस तरफ चली जाएगी, तो -2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, अब ये टर्म इधर आ जाएगी, सो बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2y। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, हमने पर्टिकुलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ कैलकुलेट करना है, पी पे कैलकुलेट करना है, सो इसमें x1 एंड y1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे भी x1 एंड y1 रिप्लेस कर दें, सो इससे हमारे पास ये फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड देन x1 डिवाइडेड बाई y1। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी आ जाएगा, और जिसको हम m कह रहे हैं सिंपली। ओके, सो अब हमने तीनों स्लोप्स फाइंड कर लिए। स्लोप ऑफ पी f1 m1 के इक्वल है, और इसका फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया इसी तरह से। m2 जो कि स्लोप ऑफ पी f2 है, ये भी कैलकुलेट कर लिया। इन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी कैलकुलेट कर लिया। अब टेंजेंट ऑफ थीटा 1 कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा 1 एक्चुअली टेंजेंट एंड पी f1 के बीच में एंगल है, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप माइनस m1, ओके, एंड 1 प्लस m एंड m1, और इसका मैग्नीट्यूड हम प्लेस कर रहे होते हैं कि अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही हो तो उसको भी हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल कंसिडर करने के लिए। देख ले, लेट्स से ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट इस स्मॉलेस्ट एंगल में है तो आप मैग्नीट्यूड प्लेस कर देंगे, सो आपको यहाँ से लार्जेस्ट एंगल भी मिल सकता है अगर आप ये मैग्नीट्यूड नहीं प्लेस करेंगे। सो कंफर्मेशन के लिए कि स्मॉलेस्ट एंगल हो, यहाँ हम मैग्नीट्यूड प्लेस कर रहे होते हैं। सो m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे सिंपली, इसी तरह m1 की वैल्यू पुट कर दी है, और इसी तरह बॉटम पे भी यहाँ पे भी हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, सो टॉप पे भी एलसीएम ले लेंगे और बॉटम पे भी एलसीएम ले लेंगे। सो इधर देखें तो ए स्क्वायर वाई एंड इंटू एक्स प्लस सी आ जाएगा। ओके, अब ये टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स वन इसके साथ x1 प्लस सी आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट इधर आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड टॉप पे हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो देख लें ये कैंसिल आउट हो गई हैं, और इधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस B2 x1 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दो टर्म्स मिल गई, और ये एंड लास्ट वन एज इट इज़ लिख। इसी तरह से a स्क्वायर y को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड लास्ट वन टर्म इसी तरह से लिख। ओके, अब नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, देख लें यहाँ पे बी स्क्वायर x1 एंड ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, और ये जो ये वाली टर्म है इसको इधर एंड पे करके लिख लेंगे। फर्दर एक चीज़ और देखें, तो इधर डिनोमिनेटर में भी x1 y1 इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो इन दोनों में से x1 y1 कॉमन ले लेंगे, और इसको सेपरेट करके एंड में लिख लेंगे। जी, ऐसा करने से क्या होगा, देख लें इधर नेगेटिव कॉमन आ जाएगा बाहर, और ये आपके पास एक टर्म आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं, बिकॉज एलिप्स में ये फोकल लेंथ का स्क्वायर जो है एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल होता है। ओके, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। फर्दर ये जो टॉप पे हमने माइनस कॉमन लिया, ये टर्म भी सिंप्लीफाई की जा सकती है। एलिप्स हम कंसिडर जो कर रहे हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, एंड वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करके एलसीएम लेके या ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें सिंपली ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और ये राइट साइड पे आ जाएगी। अब चूंकि ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो
ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इसी की ट्रांसफॉर्म फॉर्म ये भी बनती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो टॉप पे नेगेटिव के साथ ये टर्म आ रही थी, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इससे होगा क्या, ये टर्म्स फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर लेंगे, नेगेटिव इसी तरह रहेगा, नेगेटिव बी स्क्वायर सी एक्स वन आ जाएगा और इधर सी स्क्वायर पुट कर लेंगे। जी, सो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी। दोनों में देखें तो बी स्क्वायर फिर से कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, इवन नेगेटिव भी है तो नेगेटिव बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ये पॉजिटिव के साथ ए स्क्वायर बच जाएगा और चूंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है, तो बी स्क्वायर बाहर चला गया, सो सी एक्स वन आ जाए। इसी तरह से बॉटम वाली टर्म में देखें तो आपके पास सी बाय वन है और इधर भी बाय वन भी है और सी का स्क्वायर भी है, तो सी बाय वन आप कॉमन ले लें, तो इधर से ऑब्वियसली ए स्क्वायर बच जाएगा पहली वाली टर्म में और इधर मैंने एक सी कॉमन चला गया और एक एक्स वन वाली टर्म यहाँ पे रिटेन कर ली। इस सब से करने का बेनिफिट ये होगा कि ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी बाय वन आ जाएगा। अब चूंकि मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप इस पे बेशक मैग्नीट्यूड ना प्लेस करें, पॉजिटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उसी के इक्वल होता है। इसी तरह सी भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इस पे से भी मैग्नीट्यूड इग्नोर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी एंड वाई वन पे जस्ट मैग्नीट्यूड आ जाएगा बिकॉज ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इवन आप ये स्टेप नहीं भी करते, इधर सिंपल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं बी स्क्वायर एंड सी बाय वन, तो तब भी ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा वन जो हमने सिंप्लीफाई किया है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल आ गया। अब हम एग्जैक्टली यही प्रोसीजर करेंगे थीटा टू के लिए भी और हम टेंजेंट ऑफ थीटा टू कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में हमारे पास ये अगेन एम आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला बनेगा टेंजेंट ऑफ थीटा टू, दिस थिंग इज इक्वल टू एम माइनस m2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m एंड m2 प्रोडक्ट और ये इस पे मैग्नीट्यूड। तो ये m आ गया, ये m2 की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये नेगेटिव साइन आ। सेम एग्जैक्टली वही स्टेप करें, आप सिंप्लीफिकेशन करें तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इसी तरह बॉटम वाली टर्म पे भी एलसीएम ले लेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन टर्म्स को कैंसिल आउट कर लेंगे एंड इधर इन टर्म्स को यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब जिस फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे पहले नेगेटिव था पॉजिटिव आ गया और इधर पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया। ओके, अब फर्दर इन दोनों में से एग्जैक्टली प्रीवियस स्टेप की तरह माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर लेंगे जिस तरह से प्रीवियस केस में किया है। इन दोनों में से एक्स वन वाई वन कॉमन लिया जा सकता है, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसको हम सी स्क्वायर पुट कर लेंगे। फिर से देख लें उसी तरह से बी स्क्वायर अब कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी एक्स वन माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो सी एंड वाई वन और सी एंड वाई वन कॉमन ले लेंगे, ये टर्म्स एक जैसी हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो टेंजेंट ऑफ थीटा टू भी एग्जैक्टली बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी बाय वन आ जाए। सो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टेंजेंट टू इक्वल टू टेंजेंट वन, जो कि एक्चुअली इस मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लेस किया हुआ है, तो दोनों तरफ से टेंजेंट रिमूव कर लें तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा वन थीटा टू के इक्वल है एंड ये हमारे रिजल्ट को प्रूव कर देगा। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।